के बाद नबी हुआ, नहीं उनके बाद कोई नहीं, कोई उनके बाद नबी हुआ, नहीं उनके बाद कोई नहीं, कि खुदा ने खुद भी ये कह दिया, नहीं उनके बाद कोई नहीं। किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो, जो अमा भी हो, किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो, जो अमा भी हो, है मेरे यकीन का फैसला, नहीं उनके बाद कोई नहीं, है मेरे यकीन का फैसला, नहीं उनके बाद कोई नहीं। ये सवाल था कोई और भी है गुनाहगारों का आसरा, ये सवाल था कोई और भी है गुनाहगारों का आसरा, तो रुआ रुआ ये पुकार उठा, नहीं उनके बाद कोई नहीं, तो रुआ रुआ ये पुकार उठा, नहीं उनके बाद कोई नहीं। खूबसूरत आपकी आवाज़ है और माशाल्लाह से अभी जो कलाम आपने सुना और जिनकी ज़ुबान से सुना, ये मारूफ नातख़्वां हैं शुएब अमीर साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुएब अमीर साहब का अपना ही ये कलाम है, बिल्कुल नात गो और नात जो नात अच्छा हनीफ असदी साहब, हनीफ असदी साहब का, ठीक है। बहुत खूबसूरत और बहुत सुरूर एक आया आपको सुनने के बाद। और नाज़रीन, आपको दुनिया बोल है कि रमज़ान स्पेशल शो में खुशामदीद कहेंगे हम। और आज आपको पता है कि दूसरा रोज़ा है, पहला अशरा है, रहमतें बरकतें समेटने का महीना है, अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ियाँ मांगने का महीना है। और वो कहते हैं ना कि रोज़ा मुदस्सिर सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये रोज़ा तस्क़िया नफ्स है। बिल्कुल। और इसमें वही बात जो हम बार बार करते हैं कि अपने रब की रज़ा में राज़ी हो जाओ। हम पता नहीं रोज़ाना कितनी मुश्किलात में होते हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, इम्तिहानों से गुजरते हैं। आजकल तो 2 वक्त की रोटी खाना भी कितना मुश्किल है। ऐसे में कई परेशानियां होती हैं, तो इस सूरत हाल में अपने रब को राज़ी करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो कोट ऑफ द डे में भी हम आज बताना चाह रहे हैं, वो भी हदीस मुबारका के अल्फाज हैं सैरिश, कि अगर बंदों को ये मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान हो, यानी कि वो रहमतें हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं इस महीने में। और तीनों अशरों में अगर हम बात करें तो
हर चीज़ इंसान को उस तरह से अल्लाह ताला के यहाँ से मिल रही है। और आज हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे, हमारे साथ उलमा भी मौजूद होंगे। बिल्कुल। और मुदस्सिर, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था ना कि हम पता नहीं कितने इम्तिहानों से गुजर रहे होते हैं, और जहाँ 2 वक्त की रोटी खाना इंसान के लिए मुश्किल है, वहाँ परेशानियाँ जब और आती हैं तो इंसान और परेशानी में घिर जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान वसीला होते हैं और एक दूसरे के लिए जरिया बनते हैं, और मर्जी रब की होती है। तो बोल की काविशें रंग ले आई हैं, और बड़ी अच्छी खबर है, आज कराची नॉर्थ नाज़माबाद से लापता होने वाले कम उम्र बहन भाई मिल गए हैं। कल रात से गुम होने वाले बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि उनके 2 कम उम्र बच्चे हैं, जो कि 12 साल अयान है और 11 साल अनाबिया। ये मंगल की रात 12 बजे से लापता थे, जो अब मिल गए हैं, और यकीनन इनकी वालिदा के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल। और बच्चों की वालिदा के मुताबिक किसी प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया और हैदरी पर कोई जगह बताई गई, मेरा भाई रेंजर्स के साथ उस जगह पहुंचा तो बच्चे मिल गए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सिचुएशन जानेंगे। जी खुर्रम, बड़ा मुश्किल था एक माँ के लिए, ये रात के वक्त ये पूरा एक मरहला हुआ, लेकिन अब बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए, तो क्या हुआ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी खुर्रम, डिटेल्स दीजिएगा, ये बच्चे किस तरह मिले, किसने कॉल की, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर पहले ही मेरी बच्चों से बात हुई है। दोनों बच्चे एसएसपी सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हैं, अयान और अनाबिया, जिन्हें रेंजर्स और पुलिस जो है वो एसएसपी सेंट्रल ऑफिस लेके पहुंचे, जहां बच्चों को बताना था कि वो घरेलू मामला से, घरेलू हालात से तंग थे, काम काज उनसे एक्स्ट्रा जो है बच्चों से, मासूम बच्चों से लिया जा रहा था, जिसकी वजह से वो तंग थे। और जब वो बर्गर लेने और चिप्स लेने के बहाने घर से निकले हैं, उसके बाद वो नॉर्थ नाज़माबाद परी मॉल की जानिब आए, जहाँ से उसका बताना है कि वो एक शख्स के साथ जो है वो चले गए थे, किसी ने उनको अगवा नहीं किया, उनका कहना ये है। और वो सारे मामला से तंग थे, परेशान थे, क्योंकि वालदा बच्चों की दुबई में मुकीम है और वालिद जो है वो नॉर्थ गुलशन मेमार में रिहाइश पजीर हैं। दोनों वाले हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से बड़े बच्चे जो बड़ी जहनी अजियत का शिकार थे, जिसकी वजह से बच्चों ने ये इंतहाई कदम उठाया। और वालिदा की जानिब से सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ नशर हुई उनकी तरफ से पैगाम दिया कि उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया है, तो जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, और सेंट्रल की जानिब से इस बारे में जो है वो एक टीम भी तश्कील दी गई, ताकि फौरी तौर पे इस मामले को जो है वो टेक ओवर किया जाए, और वो मुबैना तौर पे जो बच्चे अगवा थे वो लापता हुए और उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। ताहम बच्चे जो है वो बता रहे हैं कि खुद से ही परी मॉल की जानिब मिल गए, जिसको इलाके की कम्युनिटी जो थी उन्होंने पुलिस को आगाह किया कि बच्चे जो है उस वक्त नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी परी मॉल के पास मौजूद है, जिस वक्त पुलिस फौरी तौर पर मौके पहुंची और बच्चों को तहवील में लेके एसएसपी सेंट्रल ऑफिस मुंतकिल कर किया गया है। सही। अच्छा खुर्रम, आप चाहेंगे, अभी आप बता रहे हैं कि वो पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, तो बच्चे के वालिदैन वहां पर पहुंचे हैं, जो बच्चे बात कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बच्चों से हमारी बात हुई है। बच्चों का ये कहना है कि वो खुद से ही गए थे। अच्छा। जो बच्चों के वालिद हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि काफी टाइम से जो है उनकी अपने बच्चों से मुलाकात नहीं हुई थी, जिसके बारे में उनको इस सारे मामले का इल्म नहीं था। बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी उनके बच्चों के वालिद का बताना है कि उन्होंने एक केस दायर किया हुआ है मुकामी अदालत में, जहाँ वो जेर समाअत है। यानी कि वालिदा और वालिद में अलहदगी है और के साथ नहीं है, वो दुबई में मौजूद है, और बच्चे किसके हाथ है? अपनी नानी के यहाँ? जी बिल्कुल, ये 2015 में ही हस्बैंड और वाइफ की सेपरेशन हो गई थी, जिसके बाद से जो है वो बच्चे अपनी नानी के घर नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच में रिहाइश पजीर थे। सेपरेशन के बाद हस्बैंड जो है वो गुलशन मेमार में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, और जो बच्चों की वालदा हैं वो इस वक्त दुबई में मुकीम है, पाकिस्तान से बाहर है। ये भी बताएगा कि आपने जैसे कि कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ था या उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था, कौन कर रहा था, किस हवाले से? घर के भी कामकाज, अच्छा, घर के कामकाज भी लिए जा रहे थे, जरा इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, देखिए इनसे फौरी तौर पर तो जो बच्चों के मामू हैं सलमान, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चे फिलहाल नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बच्चों की जो वालदा हैं उनसे हमारी जब दुबई में उनसे रब्ता हुआ था आज सुबह, तो उन्होंने बताया था कि अयान 4th क्लास में है और अनाबिया जो है वो 5th क्लास में पढ़ती हैं, जबकि सलमान जो इनके मामू हैं उनका कहना है कि फिलहाल जो है वो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, और घर के कामकाज का मामला था। अभी जो हमारी अयान से बात हुई है, आप अभी कुछ देर बाद आपको बच्चों का वीडियो बयान आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उनसे घर के कामकाज, घरेलू जो कामकाज थे, जो
ये कह लें कि जो घर में मासी के काम करने के थे, अयान का बताना है कि वो काम उस बच्चे से लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से ये बड़ी ज़हनी अजियत का शिकार थे और जिसकी वजह से इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। और कल रात ये तकरीबन 11:55 पे जो लापता हुए बर्गर लेने और चिप्स लेने के बहाने बता रहे हैं। अच्छा खुर्रम, बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको मारपीट भी इसका मतलब की जाती थी उनके, क्योंकि वो ननिहाल में थे, को खाला की जानिब से, को नानी की जानिब से, कोई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके बारे में भी मारपीट भी होती थी काम के साथ। देखिए, बच्चों ने इस हवाले से क्लियर नहीं किया, लेकिन उनका वैसे ये बताना यही है कि उनको इंतहाई किस्म का प्रेशराइज किया जाता था और जबरी तौर पे उनसे कह लें कि ये काम बच्चों से लिया जा रहा था, जिसकी वजह से बड़ी बच्चे जो है वो शदीद ज़हनी अजियत से दो-चार हुए थे। और उनको घर के खाला जो मामू हैं उनकी जानिब से भी इंतहाई किस्म का जो प्रेशर था, बच्चों की तालीम जो है वो छुड़वा दी गई थी। क्योंकि हमारा जब सवाल था बच्चों के मामू से, सलमान से मैंने सवाल किया कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते, तो उन्होंने मतलब कहा कि आप मुझसे पर्सनल गुफ्तगू ना करें, जबकि हमने ये बच्चों के हवाले से उनसे बात की थी कि बच्चे तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों की उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं हैं और बहुत मासूम से बच्चे हैं। अभी बहुत सहमे हुए हैं एसएसपी सेंट्रल ऑफिस में, वो बैठे हुए हैं और उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये इतना बड़ा मामला हो क्या गया, उन्होंने नादानी में आके इस तरह का फैसला कर दिया। खुर्रम, तो अभी क्या सोचा, ये बच्चे अब क्या ननिहाल ही वापस जाएंगे या फिर इन्हें किसी और की कस्टडी में फिलहाल रखा जाएगा? इनकी वालिदा वापस आएंगी या कब आएंगी, कुछ इस हवाले से? देखें, अभी एसएसपी सेंट्रल से हमने ये सवाल जब किया तो उनका कहना था कि अभी बच्चों के वालिद यहाँ मौजूद हैं, बच्चों की खाला को भी बुला लिया गया है घर से और उनके मामू को भी यहाँ पे एसएसपी ऑफिस तलब किया गया है और उसके बाद जो है वो पुलिस अपना फैसला करेगी कि आया कि बच्चों को शेल्टर होम भेजा जाए या फिर अदालत से उस फैसले का इंतजार किया जाए, जिसमें जो कि कस्टडी के हवाले से बच्चों के वालिद की जानिब से किया गया था। तो इस हवाले से मुमकिन ये है कि बच्चों को शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए, क्योंकि बच्चों की भी राय इसमें ली जाएगी। कम उम्र बच्चे हैं, पुलिस का कहना है कि उनको शेल्टर होम भेजना मुनासिब नहीं होगा, तो बच्चों को समझा बुझा के और उनकी राय लेने के बाद ही जो है वो बच्चों को बच्चों की हवालगी के हवाले से जो है वो फैसला कोई किया जाएगा। ये तो बच्चों में बहरहाल एक बहुत बड़ा प्रेशर। मुदस्सिर, एक चीज और भी, ये बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है, 11 साल और 12 साल की उम्र है, इसमें जाहिर है ये अपनी मर्जी भी बताएंगे। से खुर्रम, कानून क्या कहता है, कुछ इस हवाले से बताएंगे आप? देखें, बच्चे जो है वो उम्र उनकी कम है, 14 साल से कम है। 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो हमारे कानून में मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र जो भी है वो भले 17 साल का ही क्यों ना हो, वो बच्चों की ही उम्रों में उसको शुमार किया जाएगा और उसको बच्चा ही तस्वर किया जाएगा। ये हमारे कानून और लॉ के अंदर मौजूद है। 18 साल से बड़ा जो है उसको बड़ा शख्स और बालिग माना जाता है कानून के अंदर। तो इसमें जो है वो बच्चों की भी राय शामिल की जाएगी, क्योंकि बच्चे समझदार हैं, समझ बूझ रखते हैं, इस हवाले से भी मालूमात हासिल की जाएगी। और जो बच्चों के वालिद हैं वो अभी वहाँ मौजूद हैं। पुलिस ने मजीद जो है वो इनके अहल खाना जहाँ बच्चे रिहाइश पजीर थे अपनी नानी के घर, उनकी खाला और जो मामू हैं उनको भी बुलाया है ताकि दोनों की जानिब से उनके भी बयान दिया जाएगा। और पुलिस का ये कहना है एसएसपी सेंट्रल का कि ये इस मामले को देखने के बाद जो है वो हवालगी का फैसला करेंगे कि बच्चों को कहाँ भेजा जाए। शेल्टर होम के हवाले से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं, कोशिश होगी कि उनको पाबंद करके जो है तो वो खाना के हवाले किया जाए। जैसे कि आपने भी ये बताया कि बच्चे अपनी मर्जी से गए थे और जो इनके हालात थे उससे तंग आकर ये गए थे, रात इन्होंने कहाँ गुजारी, किसके पास थे, और ये जो जिक्र हो रहा है कि कोई नामालूम अफराद इनको छोड़कर चले गए, वो कौन थे? बच्चों ने अभी ये बताया कि वो उनको एक शख्स जो ने देखा कि बच्चे रात गए रोड के ऊपर दोनों घूम रहे हैं, तो शख्स ने उनसे आके पूछा तो ये बच्चों ने कहा कि हमें घर नहीं जाना। तो वो शख्स बता रहे हैं कि बच्चों का कहना है कि वो अपने साथ उनको ले गए थे और सुबह जब ये सारा मामला चला तो वो हैदरी के पास उनको वापस छोड़ के चले गए। बच्चों ने अपने घर के बारे में उनको नहीं बताया, इसलिए पुलिस से रब्ता नहीं किया। और सोशल मीडिया पे और टेलीविजन से आप देख रहे हैं कि जब ये सारा मामला चला और बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया जो कि 364 एक ही दफा के तहत दर्ज किया गया, जिसमें ये जिक्र किया गया कि नामालूम मुल्ज़मान जो है वो बच्चों को अगवा करके ले गए हैं। तो उम्मीद ही कि ले जाने वाला शख्स जो है वो खौफजदा हुआ और उसने फिर बच्चों को उनके घर मुंतकिल किया, थाने देने के बजाय बच्चों को उसी जगह छोड़ा जहाँ से उसने बच्चों को लिया था। एसएसपी सेंटर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं ताकि मालूम हो सके वो शख्स कौन था और गाड़ी का भी पता लगाया जा सके, गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की पुलिस कोशिश कर रही है ताकि असल हकाइक असल मामले तक। अच्छा खुर्रम, ननिहाल में बच्चे थे, ये कहना है कि वहाँ पर उन पर एक प्रेशर था और साथ ही साथ काम काज बहुत लिया जाता था जो जबरी तौर पर
तो क्या ननिहाल में से उनके मामू खाला किसी का कोई बयान वहाँ पुलिस को उन्होंने कुछ बताया है जब उनसे बातचीत की गई है, क्या कहते हैं वो लोग? देखिए बिल्कुल अभी बच्चे पुलिस ने अच्छा खुरम, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी इस वक्त हमें समाजी रहनुमा है आलिया सारिम साहिबा वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आलिया साहिबा, एक वक्त तो था कि हम देखते थे अपने गली महल्लों में कि हमारे बुजुर्ग इर्द गिर्द भी ख्याल रखा करते थे किसी के घर में क्या हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, खुशी भी है तो वो मिलकर बांटी जाए। ये अभी जो ये खबर सामने आई है कि बच्चों की माँ और बाप में सेपरेशन हो चुकी है, बाप कहीं और है, माँ मुल्क से बाहर है, बच्चे ननिहाल में हैं जहां पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, घर के काम भी लिए जा रहे हैं, उनको मारा पीटा भी जा रहा है कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये हम किस तरफ निकल पड़े? ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये एक केस आप बता रही हैं कि बच्चे घर से निकल पड़े। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास शेल्टर होम में आ जाते हैं और उनका भी कहना यही होता है कि अपने सगे रिश्ते, खूनी रिश्ते उनके साथ वो उनको कहते हैं कि भाई हम अपने सगे रिश्तों के पास महफूज नहीं है, क्योंकि वो तशद्दुद और ज्यादती का निशाना। वजह एक तो ये भी हो सकती है कि जाहिर नानी की अपनी एक उम्र होगी, वो कितना उनको संभाल पाएंगी। दूसरी बात ये भी है कि उन लोगों को पता होता है कि इनके पीछे कोई आने वाला नहीं है। मतलब अपने ही जब जुल्म ढाते हैं ना तो उनको ये तसल्ली होती है कि हमें कौन पूछेगा। ये मल्टीपल रीजन है और इसमें शेल्टर होम भी बहुत आबाद होते जा रहे हैं। शेल्टर होम्स में इस कदर बच्चों की साथ आमद है जो काम करने वाली जगहों से भी निकल कर आ रहे हैं और इस तरह से भी घरों से भी निकल कर आ रहे हैं। और उम्रें उनकी इसी तरह 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा जो बाहिफाजत हमारे पास पहुंच जाते हैं। चलिए उनको, वो तो हमारे पास रहते हैं, अमानतन होते हैं, चाहे जितने अरसा रहे वापस कर जाते हैं। लेकिन जो लोग गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, ये जो भीख मांगने के लिए हमें बहुत सारे लोग नजर आते हैं, अगवा वाले लोग होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग होते हैं, वो तो फिर इन बच्चों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं उसका पता ही नहीं चलता। और जिंदगी भर में वो माँ बाप कहते रहते हैं कि हमारी औलाद को कहीं से खून खिलाओ। जब औलाद आपके पास होती है, जब आप निकाह के बंधन में बंधे होते हैं, उस वक्त आप उसकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल, ये जो फैमिली का यूनिट टूट रहा है ना, फैमिली का सिस्टम तबाह हो रहा है, उससे उसके असरात नजर आ रहे हैं। आलिया सारिम साहबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और इस तरह हम देखते हैं दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। कहा तो जा रहे कि आगे शायद चीज़ें जुड़ जानी चाहिए, लोगों की अवेयरनेस हो जानी चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें नजर आ रही हैं। जैसे टेक्निक जो है वो एडवांस होती जा रही है, लोग दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, खून सफ़ेद होता जा रहा है। बस यही सूरत है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। अभी हम एक खबर डिस्कस करते रहे, आपने भी सोशल मीडिया पर रात बच्चों की गुमशुदगी की देखी कि वालिदा ने खबर लगाई कि बच्चे गुम हो गए। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो मिल गए, लेकिन बच्चों ने ये बताया कि वो जबर उन पर था, काम काज करवाया जाता था, ननिहाल में रहते थे, माँ बाप में सेपरेशन हो गई, बाप कहीं और रहता है, माँ दुबई में रहती है, वो खाला और नानी के पास हैं, इसलिए हम घर से निकल आए। ये जो फैमिली के यूनिट इस तरह से टूट रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मुसलमानों में तो इस तरह से एक दूसरे की मदद की है, यहाँ तो घरों के अंदर अगर ये बुनियादी जज्बा है, ये अशरफुल मखलूकात हम इसीलिए हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखना है, मोहब्बत करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दरअसल माह रमज़ान का तो पैगाम यही है कि जो हम रोज़ा रख के हमें लोगों का एहसास करना है। ये भूख और जो प्यास है, खाली भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। असल क्या है कि अपने ख़ानदान के रिश्तेदारों में, खूनी रिश्तेदारों में जो बेचारे फाका कश हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उनका ख्याल रखना ये भी रमज़ान का एक अहम जुज़ है। तो सिला रहमी कहलाता है जो टॉपिक आपका है। यानी कि देखिए, खूनी रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे का एहसास नहीं है, जबकि कुरान पाक में भी और ख़ुद अहादीस मुबारका में भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सिला रहमी, यानी अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ उनका ख्याल करना। और यहाँ तो रिश्तेदार भी बच्चे हैं ना, बच्चे और बच्चों के लिए तो मतलब इतनी रहम रखा गया है, यहाँ तो बिल्कुल उसके बरक्स। असल में मादा परस्ती, जैसे बहन ने भी तवज्जो दिलाई, मादा परस्ती, नफसानी ख्वाहिशात, अफरा तफरी, लोग इतने माँ बाप इतने खुदगर्ज हो गए। कोई सोच सकता था कि माँ बाप, पहले माँ का ये होता था कि अगर बिस्तर गीला हो जाए तो माँ गीले में आ जाती थी, बच्चों को सूखे में सुला रही। अब तो ये हालात है कि सीधी बात है, माँ भी सुबह से शाम तक मोबाइल पे, और वाली सोशल मीडिया ने हमें बिल्कुल अंधा कर दिया। तो औलाद जैसी। मुझे ये बताएगा कि अब भी ये जो बुनियादी जज्बा जिसकी मैंने बात की, ये हम में है, ये बिल्कुल मर चुका है, क्योंकि रमज़ान एक रिफ्रेशर कोर्स है जिसमें कि हमें इस जज्बे को फिर से जगाना होता है या ताज़ा करना होता है अभी भी लोगों में या नहीं? अब देखिए, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सही बात है कि खौफ खुदा असर ख़त्म हो गया है।
उर्फ खुदा नहीं है, लोगों में एहसास एक दूसरे का नहीं है। पहले लोग एक दूसरे को तकलीफ से बचाते थे, अब तो माज़ल्ला तकलीफ में देख के खुश होते हैं। पहले लोग लोगों को गमों में देखकर गमज़दा हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप जो नुक्ते को ले आए हैं। मैं चाहूँगा शाह साहब इस पर मजीद भी बात तो ब्रेक की जाने में बढ़ना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ब्रेक से पहले नात के जो है वो 2 अशार वो ज़रूर हों, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद शाह साहब आपसे गुफ्तगू कर जारी रखें। हर अता से बड़ा है उनका करम, हर अता से बड़ा है उनका करम, हर करम से जुदा है उनका करम। इतने दामन कहाँ से लाए कोई, इतने दामन कहाँ से लाए कोई, एक मुसलसल आता है उनका करम, एक मुसलसल आता है उनका करम। ये बड़े ज़बरदस्त मेहमान जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि मुदस्सिर हमने अभी सूरत हाल बताई कि नाज़िमाबाद से लापता होने वाले दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं और अपने वालिदैन से जल्द मिल भी पाएंगे। वो गो के उनकी माँ उनसे दूर हैं, लेकिन वालिद से अलबत्ता वो उनकी मुलाकात हो जाएगी, कुछ उनके बारे में सोचा भी जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, हमने एक बार फिर से आपको दे दी है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी मौजूद हैं। इस वक्त अहमद रज़ा तैयब साहब मौजूद हैं, अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट, अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी जो है वो चला रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो काम रियासत करना चाहिए और 70 साल से रियासत के अंदर रहते हुए ये इदारे कर रहे हैं, लोगों के साथ न रंग, न नस्ल, न ज़बान, न मज़हब, न फ़िरका, उससे हट कर सिर्फ इंसानियत की खिदमत, वो जिसका हुक्म जो है वो अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कहते हैं कि सदका खैरात अफजल इबादत है। यही वजह है कि लोग माह रमज़ान में जिस्मानी इबादत के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा सदका ज़ुकात देने को भी तरजीह देते हैं। वैसे तो अल्लाह की राह में माल सदका खैरात करना इंसान का कोई ज़ाती कमाल नहीं, क्योंकि माल और जान सब कुछ उसी खालिक और मालिक की अता करदा है। तो कुरान हकीम और हदीस मुबारक़ा हैं, उनमें सदका और खैरात को अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के उसूल का ज़रिया भी करार दिया गया। लेकिन फिर भी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जानिब से दी गई रकम मुस्तहिक तक पहुँचे, क्योंकि माह रमज़ान में ये मामूल है कि गदागरों की गलगार होती है, पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरी फैमिलीज आपको रोड पे नजर, हर जगह वो लोग मौजूद हैं। लेकिन हकदार तक पहुँचाने के 2 तरीके, एक तो ये तरीका सहरिश कि आप जो है वो खुद वहाँ जाएं और उनको इज़्ज़त तकरीम के साथ दें जो आप समझते हैं कि अगर आप नहीं, पॉसिबल नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं या जाने से, तो फिर ऐसे ट्रस्ट, ऐसे इदारे मौजूद हैं। अच्छा, ऐसे में मैं चाहूँगी, सॉरी मैंने आपको मुदस्सिर इंटरप्ट किया, हम ये सवाल वैसे अक्सर करते हैं जो भी हमारे पास मुंतज़मीन आते हैं किसी न किसी ट्रस्ट को चलाने वाले। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये डिफ्रेंशिएट करना कि जो बंदा मेरे पास आया अपनी मजबूरी या परेशानी बताने के लिए, क्या वाकई ये ज़रूरतमंद है या फिर ये एक ढोंग रचा रहा है। कि हम ऐसी कई खबरें सुनते हैं कि भाई इनकी बातों पर मत जाना, इनके पीछे बड़े बड़े घर होते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। इसका मैं आपको बताते चलूँगी, जैसे आपने कहा कि जो आपके पास आ रहे हैं मदद के लिए उसकी असेसमेंट, तो उसकी असेसमेंट ये है कि जैसे आप डिपेंड करता है कि आपने क्या सर्विसेज उनको देनी है। कुछ लोग अल-मुस्तफ़ा हॉस्पिटल के जैसे 8 हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, 35 क्लिनिक चल रहे हैं। कुछ लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, तो इलाज में हमने अलग अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर वो OPD सर्विसेज के लिए आते हैं तो हम उनकी जो सवाल जवाब हैं उस पर यकीन करते हुए, जो हमें मुफ्तियान इकराम ने हमें जो तरीक़ाकार बताया है उस पर अमल करते हुए उनको
मान के फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक। अगर कोई फर्दर डिटेल्ड होता है, कोई बहुत यानी कि ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, तो उसमें फिर ये कि उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल असेसमेंट की जाती है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, घर अपना है, किराए का है, कितना कमाते हैं, जॉब करते हैं, पूरा एक मैकेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म बिल्कुल। इसी तरह हमारा जो कफालत का सिस्टम है, हमारे पास हज़ारों ख़ानदान रजिस्टर्ड है जिनकी माहाना कफालत होती है, तो उनका भी ये सिस्टम होता है कि हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं, दरख्वास्तों के बाद हमारे इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं उनके इलाके में, वो देखते हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं, और यही तरीकाकार होना भी चाहिए। बिल्कुल, घर उनका अपना है, किराए का है, उनका बिजली का बिल कितना आ रहा है, उनके घर में सामान क्या है, तो उससे एक आइडिया आपको मिल जाता है कि वो ज़ाहिर है कि उनकी क्या हालात है। तो एक मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन अहमद रज़ा साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, महंगाई बहुत बढ़ गई। जो आज से 2-3 साल पहले हम देखते थे जिनको कभी ज़रूरत नहीं रही, ना वो देने में थे ना वो लेने वालों में थे, आज हालत ये है कि वो भी लेने वालों में होगा, लेकिन जो दे रहे थे उन पर भी मुश्किल है। वो जो एक फ़ंड अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट में आ रहा है, वो भी आप समझते वो कम हुआ है, या लोगों का जज्बा वैसे ही देने वालों का भी? इसमें मैं आपको बताऊं कि ये ज़ाहिर है कि जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर 3 साल से जो रुपये की डिवैल्यूएशन हुई है, उससे मैं समझता हूँ कि डोनेशंस जो थोड़ा थोड़ा डोनेशन देने वाले लोग थे ना, 10,000, 20,000, 25,000, वो लोग जो हैं ज़ाहिर है कि उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, तो वो डोनेशंस कम हुए हैं। मगर ज़ाहिर है कि अगर डॉलर अप्रिशिएट हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने उससे बेनिफिट भी हासिल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो बड़े डोनर्स हैं वो अपनी जगह डोनेशंस भी दे रहे हैं। सही। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डोनेशंस कम नहीं हुए, मगर खर्चे बहुत बढ़ गए। खर्चे बहुत बढ़ गए। आप अगर कोई मेडिसिन आपके पास आ रही थी, मेडिकल इक्विपमेंट आ रहे थे जो आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, मेडिसिन इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो पहले मिसाल के तौर पर 100 रुपये का डॉलर था, अब 285 रुपये 80 रुपये का डॉलर है। तो आपके जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3 गुना चली गई। अच्छा, इसमें जो हम लोग डोनर्स की बात कर रहे हैं और अभी के मतलब मुस्तहिक कौन है कौन नहीं है, आप लोगों का तो माशाल्लाह मैकेनिज्म है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है आपकी वजह से ही लोगों की मदद भी हो रही है। मैं चाहूँगी आपसे शाह साहब थोड़ा सा ज़रा हमें इस हवाले से हमारी थोड़ी सी तसीह कीजिए, इस्लाह कीजिए। मैंने अक्सर बड़ों को, बुज़ुर्गों को सुना है कि वो कहते हैं जी ये जो मांगने के लिए आते हैं ना, गाड़ी नॉक करते हैं, हर किसी को मत दे दिया करो, या तो कोई अपाहिज हो, माजूर हो या कोई ज़ईफ़ हो, उसको आप दे दें। ये तो इनकी फैमिलीज होती हैं, ये ना बच्चा जाएगा फिर माँ आ जाएगी, माँ जाएगी, बहन आ जाएगी। अब मुझे बताएगा इसमें क्या हमारे लिए रहनुमाई है इस्लाम में कि हमें ये देखिए, हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी की मदद करनी है, वो मुस्तहिक है नहीं है, ये हमें उसी वक्त जांचना ज़रूरी है या नहीं है? देखिए, मेरे आप में से अगर कोई बीमार हो जाए, मैं या आप, हम बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा मेडिकल, आगा खान बड़े मेडिकल पे जाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स करवाते हैं, अच्छा फिर बड़ी एहतियात के साथ इलाज करते हैं। तो हम अपनी ज़ात के मामले में देखें कितने संजीदा हैं और बहुत गौर व फिक्र से काम करते हैं। तो ये ज़कात भी एक जिम्मेदारी है, ज़कात एक अहम फरीज़ा है। तो खुदारा हमें ज़कात क्योंकि फ़र्ज़ है, सदका खैरात आगे आ जाता है वाजिब। अब इसमें कि ज़कात है, फितरा है, जो आप पे लाजिम है, या आप सदका खैरात भी कर रहे हैं, तो खुदारा अब आप जान नहीं छुड़ाएं। क्या आप ये देखें तो सही, जिसको मैं दे रहा हूँ कि वो हकदार भी है, इसीलिए कहा गया कि पहले अपने खूनी रिश्तेदारों को देखें, करीब लोगों को देखें। तो एक आम पेशावर को ज़कात दे देना या सदका दे देना या तहकीक ना करना, ये जान छुड़ाना है। लोग क्या कहते हैं, बस दे दें। कम से कम हमें ज़रूर है कि हम देखें कि हकदार भी है या नहीं। पेशावर को, जैसे मस्जिद में लोग आ जाते हैं, आप हर नमाज में मस्जिद में सवाल करना मना किया गया है, या हर दरवाजे पे आप, तो ये जो हमारी रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स है कि बाहर से, शहरों से लोग, गाँव देहात से बाकायदा लाकर गदागर या बिठा दिए जाते हैं। आपने बाहर की बात की है, मैंने कुछ लोगों से ऐसा सुना है कि बाहर के मुल्कों में मस्जिदों के बाहर डॉलर्स और यूरोज में लोग भीख मांग रहे होते हैं, जो कि यहाँ बेचते हैं। देखें, ज़कात क्योंकि अरबी का लफ्ज़ है, ज़कात जो तज़किया से निकला है, यानी तज़किया करना। ज़कात का मतलब ये कि ज़कात आपके माल जो आपकी कोताही कारोबार में, उससे आपको पाक कर दिया जाता है और फिर आपका माल बढ़ा दिया जाता है। तो असल याद दें, इतना ज़रूर आपको होना चाहिए कि आप हकदार को पहुँचें, हकदार तक पहुँचाएं। और इसीलिए कहा गया कि सबसे पहले आप उनको देखें जिनको आप जानते हैं। फिर ऐसे इदारे भी मौजूद है कि जो आपके माल को सही जगह मेडिकल की सूरत में पहुँचा रहे हैं, असल में पेशावर को। बिल्कुल शाह साहब, ये एक मामला अहमद साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, कि आप अगर अपना माल इर्द गिर्द, सबसे पहले तो भाई बहन है, ज़कात का ये निज़ाम बड़ा सादा है, ऊपर और नीचे, यानी कि आप औलाद को ऊपर नहीं दे सकते, मियाँ बीवी भी मियाँ को नहीं दे सकती, बाकी
आप इर्द गिर्द सबसे पहले, अदरवाइज फिर आप अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जैसे ऐसे इदारे हैं उनको आप दे सकते हैं। अहमद रज़ा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कितना अरसा ये अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को हो गया है काम करते हुए, और एक वो फिगर आपके पास तो होते हैं, कितने लोग सालाना इसमें जुड़े हुए हैं कि जिनको चाहे वो इलाज की मद में या कफ़ालत की मद में उनको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को ये 40 साल मुकम्मल हो गया। 1983 से काम कर रहा है, 40वां साल चल रहा है। और एक एम्बुलेंस और एक छोटी सी क्लिनिक से इसका आगाज़ किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 हॉस्पिटल्स हैं, 35 क्लिनिक हैं, जिसमें तकरीबन 15 लाख लोगों का इलाज, 15 लाख लोगों, और इसके अलावा हमारे सालाना 15 लाख लोगों का इलाज होता है। इसके अलावा हमारे कैंप्स लगते हैं, जनरल कैंप्स होते हैं, डेंटल कैंप्स होते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी, आंखों की जो मोतिया की सर्जरी के कैंप होते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो बच्चों के होंठ या तालु पैदाइशी तौर पर कटे होते हैं उनके कैंप्स होते हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स में भी ये सारी सर्जरीज होती हैं। ये एक तो ये कि जो लोग हमारे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में आ रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए इन जगहों पर पहुंच नहीं सकते, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास इवन ये कि किसी छोटे इलाके से शहर में जाने तक के किराया भी नहीं है। तो कितने शहरों में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है? हमारा तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे टीम्स मौजूद हैं। ठीक है, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, हर जगह हॉस्पिटल या क्लिनिक जाहिर हर जगह नहीं है, मगर हमारे यूनिट कैंप्स वगैरह की सूरत वो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और हाँ, मेडिकल कैंप्स करते हैं। और मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये कैंप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं जैसे कैटरेक्ट सर्जरी का कैंप है जी, हम जहाँ जहाँ जाकर सर्जरी कर रहे होते हैं वो वहाँ पे लोगों के पास वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती है, उनको अवेयरनेस नहीं होती है, और अगर ये मोतिया की सर्जरी टाइम पे ना हो तो वो ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह हम जो क्लेफ्ट के कैंप्स करते हैं, तो क्लेफ्ट की सर्जरी बच्चा 3 माह का होता है तो उसकी सर्जरी हो जाती है, और उसका जो डिफेक्ट है वो 2-3 एक सर्जरी में, 2 सर्जरी में, 3 सर्जरी में वो सही हो जाता है। मगर अवेयरनेस ना होने की वजह से और फैसिलिटीज़ हर जगह मौजूद ना होने की वजह से हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो 30-30 साल, 40-40 साल के लोग आते हैं हमारे पास, जिनका होंठ कटा हुआ है या तालू कटा हुआ है, यानी कि आधी ज़िंदगी उन्होंने इस मुश्किल के साथ गुजार दी। और आप अगर थोड़ी सा इसको सोचें इसको कि अगर किसी का होंठ कटा हुआ हो तो हमारे माशरे में अगर बच्चा स्कूल जाएगा बिल्कुल तो वहाँ पे उसको एक बैकलैश होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो ज़ाहिर जॉब करने जाएगा। इसमें पता है आपको, मेरा ख्याल है कि हुकूमत है उसको भी इस पे कैंपेन्स चलानी चाहिए ताकि लोगों में एटलीस्ट अवेयरनेस तो हो। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, तो फिर मज़ीद बात होगी। तमाम नाजरीन जो इस वक्त स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस दफ़ा आज के दिन अफ्तार में क्या नया किया जाए, तो उसके लिए शेफ़ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं जो कि हमें बताने वाली हैं। मायदा में क्या बनाने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं लो कैलोरी हाई प्रोटीन चिकन कीमा। हाँ, जो लोग डाइट कॉन्शियस है सुन ले, लो कैलोरी हाई प्रोटीन कीमा बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है। और उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं मीठे दही बड़े। मीठे दही बड़े मतलब एक तरफ आप डाइट करवा रहे हैं, दही बड़े खिला रहे हैं। नहीं, उसमें भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए सब्स्टिट्यूट है। जब हम वो रेसिपी बनाएंगे तो फिर हम बताएंगे। सही। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें, फिर आप आहिस्ता से शुरू कीजिएगा। बिल्कुल, फिर हम और भी बहुत कुछ बताते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लो कैलोरी जो हम कीमा बना रहे हैं हाई प्रोटीन, उसमें सबसे पहले हम जस्ट ऑयल का एक स्प्रे करेंगे। 5 ml इसमें ऑयल जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद हम अनियन को सौते करेंगे, सौतेंगे इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक डालेंगे, ठीक है, फाइन चॉप डालेंगे। देन हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। कीमे के बाद हमने टमाटर डालने हैं, ड्राई स्पाइसेस जितने भी हमारे पास हैं, जिसके अंदर हमारे पास गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, सॉल्ट है, कसूरी मेथी है, ये हम डाल के इसको अगेन सौते करेंगे। देन इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोग आपको क्विकली नहीं सुन पाए ना, उनके लिए हमारे पास चार्ट भी है। बिल्कुल, तो वो चार्ट पर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डलने वाला है। तो ये तरकीब भी आपके सामने है, साथ साथ बता दीजिएगा कि इसमें क्या क्या आप शामिल करने जा रही हैं। जो कीमा है इसमें हम अनियन डाल रहे हैं, ऑयल डालेंगे, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, इसमें हम जो है वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, टमाटर डालेंगे और इमली का पल्प डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। हाँ, ये जो इमली का पल्प है ना, इससे मुझे आइडिया हो रहा है बड़ा चटपटा सा कीमा बनने वाला है। डाइट भी हो जाएगी और जायका अपनी जगह पर मौजूद होगा, तो क्या ही बात है। अच्छा, ये अब पहले हम ये शुरू करें, उसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दें।
हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं आप ताकि इसको जब start कर ये लीजिए। पकड़ा होगा तो फिर हम उसको दही बलों पर आ जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं वैसे ना अक्सर ये बोलती हूँ अपने घर में स्पेशली कि वो हजरात जिनका रोज़ा नहीं होता ना, वो ज़्यादा शोर करते हैं कि एहतमाम भरपूर होना चाहिए। तो वैसे मायदा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिन लोगों का रोज़ा नहीं होता ना, वो ज़्यादा एहतमाम चाह रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जिनका रोज़ा होता है वो तो उनको एक हॉल होती है कि बस इफ्तार हो जाए तो हमने सब कुछ खा लेना है। बिल्कुल। लेकिन जो है वो कुछ भी नहीं खाया जाता। लेकिन माशाल्लाह से इस रमज़ान में अल्लाह का बड़ा करम है कि मौसम ने काफ़ी हथौला रखा हुआ है। उस तरह की गर्मी नहीं है, उतना मतलब हीट वेव वाला टेम्परेचर नहीं है। रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुजर रहा है। हमने इसके अंदर अनियन डाली है स्लाइस करके, ठीक है। 30 ग्राम हम इसमें अनियन लेंगे। अच्छा, वो लोग जो ये कहते हैं ना कि तरी ज़रूर नज़र आनी चाहिए ना, ऑयल छूटा हुआ ज़रूर कीमे में नज़र आना चाहिए, तो उनको इस कीमे में ऑयल नज़र नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं नज़र आने वाला। वाला। जो कीमा है ये आई थिंक डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए ही है। और इस कीमे में ये ख़ास बात है कि आप जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इसको समोसों में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी कीमे को जो है सैंडविच भी बना सकते हैं जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हाई प्रोटीन है, इसमें कैलोरी ना होने के बराबर। सही। आपने इसमें अनियन अभी ज़्यादा ब्राउन नहीं किया और उसके फौरी बाद आपने इसके अंदर गार्लिक और जिंजर फाइन चॉप करके हमने इसके अंदर डाला है। हम इसको बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको जस्ट सौते करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो ज़्यादा मज़े की चीज़ जो मुझे लगता है कि इसको टेस्टी बनाने जा रही है, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, वो ये है कड़ी पत्ता, जो कि इस कीमे में डलने वाला। और कड़ी पत्ते की अपनी खुशबू होती है जो मेरा ख्याल है इसको बड़ा इनहेंस कर रही है। और हम इसी पॉइंट पे डालेंगे, अगर आप इसमें 2-3 कड़ी पत्ते शामिल कर दें। जी क्यों नहीं, मुझे तो इनकी खुशबू वैसे ही बड़ी पसंद है। और ये 2-3 कड़ी पत्ते भी आ गए। अच्छा, अब आप इसमें क्या डालेंगे? ये बस थोड़ा सा हम इसको 5 to 10 सेकेंड कड़ाएंगे, जिसको हम कहते हैं। बस ये हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कीमा। 200 ग्राम हमारे पास है चिकन कीमा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये मज़े से यानी कि फ्राइंग पैन में भी बन सकता है? इजीली बन सकता है। ये हम 1 पोर्शन सर्विंग बना रहे हैं ना, हाई प्रोटीन है। ओके। जस्ट हम 1 पोर्शन सर्विंग बना रहे हैं ताकि इसमें इजीली समझ आ सके सबको। सही। अच्छा, वैसे ये बड़ा अच्छा हो गया है कि हमारी वो ख़वातीन जो कि इस वक्त टेलीविज़न पर हम लोगों को देख रही हैं, बोल टेलीविज़न देख रही हैं, बोल के जायके देख रही हैं, उनको मेरा ख्याल है कि आज अगर वो ये रेसिपी ट्राई करेंगी तो उनके जो साहिबान हैं, उनके जो हम मर्द हजरात हैं, वो लाजमन उनकी तारीफ़ करेंगे कि कुछ डिफरेंट बना के लाई हो। क्योंकि वाकई मैंने इससे पहले नहीं देखा कि इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कि ये इमली का पल्प भी हो, कड़ी पत्ता भी हो, टमाटर भी हो और मेथी भी जाएगी, ऐसे ही है। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। ये आपको लगेगा नहीं कि आप कोई डाइट फूड खा रहे हैं। ये बहुत मतलब जो लोग डाइट नहीं करते ना, वो भी खा के उनको भी शौक हो जाएगा कि वो भी डाइट कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि किचन में जब हम मौजूद होते हैं ना, तो मेरी आदत है मैं ना बर्तन इकट्ठे नहीं करती, मैं साथ बर्तन वॉश करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बता दूं कि अगर आपके किचन में मौजूद है लेमन मैक्स का लिक्विड तो जनाब बेहतरीन हो जाएगा काम। मैं चाहूँगी कैमरामैन ज़रा दिखाएं कि हमारे पास ये स्पंज मौजूद है और इस पर सिर्फ ये 1 ड्रॉप आपने डालना है और जनाब 3 गुना ये चिकनाई को काटेगा। और बस इसको डालें, झाग बनता जाएगा और बर्तन धुलते जाएंगे। लेमन मैक्स लिक्विड सोप है ये, और बच्चों की जो बॉटल्स होती हैं, फीडर बॉटल्स, वो इससे बहुत अच्छी धुलती हैं। और कितने भी बर्तन हो दावत के फौरी बाद ये झटपट धुलते हैं। अगर आपने लिक्विड के 2 कतरे इस पे डाले और आप बस खड़े हो गए सिंक पे, तो बड़ा ये बेहतरीन है। अभी जब हम इंशाल्लाह इससे फ्री हो जाएंगे तो इसी से बर्तन धुलने वाले हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इसके अलावा जितने भी सोप्स यूज़ किए हैं या फिर बार्स यूज़ किए हैं, उनसे आपके जो हाथों की सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाती है, हाथ बड़े हार्ड से हो जाते हैं। ये वाहिद लिक्विड सोप है कि जिससे कि आपको बाद में ये फील नहीं होता कि आप बर्तन धो के आए हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। अच्छा, ठीक है। टमाटर हम इसमें प्यूरी करके भी डाल सकते हैं, टमाटर पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर फाइन स्लाइस करके। मैदा क्या कटिंग की हुई है आपने, ज़बरदस्त। ये हमारी एक्सपर्टीज़ है, काम है हमारा ये दिन रात का। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ आपको, खाना हर कोई बना लेता है और खाना पकाना वैसे भी मुश्किल नहीं, लोग टीवी पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, खाना पक जाता है। लेकिन वो जो हाथ की सफाई और सलीका है ना, वो खाने की शक्ल देख के और आपके किचन की हालत देख के पता चलता है कि आप कितने सुगड़ हैं। तो मायदा, मैं साथ साथ ना ये भी नोटिस कर रही हूँ। आप ये नोटिस करें। हम कम टाइम में जितना आसानी से काम कर सकेंगे हम करेंगे। ये हमने इसमें 3 टीस्पून इसमें
इमली का पल्प ऐड किया। आप इसमें इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं खटास के लिए। अगर आप इसको नहीं भी डालें तो भी खैर है। अच्छा, केचप भी डाल सकते हैं? केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मीठा होता है तो वो कैलोरी फिर कंट्रोल नहीं हो सकेगी उसके अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा, और ये इसमें आपने टमाटोज कितने डालें? टोमेटोज इसमें हमने हार्डली समझें 2 to 3 टेबलस्पून जितना हमने इसके अंदर डाला है। दैट्स इट। यानी सिंगल पर्सन सर्विंग है, इसलिए सब कुछ थोड़ा डल रहा है, थोड़ा थोड़ा डल रहा है। अच्छा, इमली का पल्प मैं फिर से रिपीट करूंगी, ऑप्शनल है, ठीक है। ये अगर आप डालना चाहे तो डालें, आप नहीं डालना चाहें इसको आप नहीं डालें। आप आखिरी के अंदर इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ज़बरदस्त। ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, और दूसरा मैंने ये देखा है कि जो खास तौर पे कीमा होता है ना, भले कोयला कीमा हो, दम का कीमा हो, बीफ का कीमा हो, कोई भी कीमा हो, उसमें जब तक अदरक कटी हुई ना डली हो या हरी मिर्चें ऊपर से कटी हुई ना डालें, उसका मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। उसका वो एक जो उसकी लुक है ना, एक तो वो भी नहीं आती और स्मेल भी उसके अलावा नहीं आ पाती है इसके अंदर। और एक चीज़ और भी मायदा, इसमें भले कोई भी मीट हो, चिकन का हो, बीफ का हो, मटन का हो, अगर आपने इसको भूना नहीं है ना अच्छे से और उसमें कोई थोड़ी सी हीक रह गई है तो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, किसी को खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ वो उजरत में खाना नहीं बनाना, थोड़ा टाइम दे के बनाना है, तो उसके लिए भूनना अच्छे से होगा। भूनना भी है। और अच्छा, बीफ के कीमे के लिए ये है कि आप उसको पहले से बॉईल करके रख दें लहसुन अदरक के अंदर। आप उसको बॉईल करके डालें। उसमें चिकन के कीमे में इतना हीक का मसला नहीं होता, उसमें टाइम भी बच जाता है आपका। टाइम भी बच जाता है। इसमें हमने जस्ट 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाला है गरम मसाला, ठीक है। अच्छा, ये क्या था? ये गरम मसाला है। और ये हम ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून, ठीक है। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से करें, मैं बस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। सही, ठीक है। अभी हम नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए, वो फिर ऊपर से भी डाल लेते हैं। ऊपर से भी डाल सकते हैं उसको। अच्छा, आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जी जी, क्यों नहीं। ये आप यहाँ पर इसको मिक्स करें, तब तक मैं कैप्सिकम और ज़बरदस्त। मुझे खाना पकाने का वैसे बहुत शौक है और जब दिल से पकाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ। शौक है आपको खाने का? हाँ, मुझे खाने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है। अब ये मत कहिएगा कि मैंने आपकी सेहत से अंदाज़ा लगा लिया कि वाकई आपको खाने का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो अच्छा मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा ज़रा मुझे शेफ़ मायदा, हाँ जी, कि वो ख़वातीन जो कि इस वक्त किचन में मौजूद हैं और हम लोगों को सुन रही हैं या देख रही हैं, उनको रमज़ान के हवाले से आपको टिप देना चाहेंगी। कुछ लोग रमज़ान की तैयारी एक हफ़्ता पहले स्टार्ट कर देते हैं, चीज़ों को फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बेहतर है कि ताज़ा खाओ बजाय इसके कि आप फ्रोज़न चीज़ों को फ्राई करके खाओ। ताज़ा भी खाना चाहिए, वो तो एक समझेंगे बेस्ट चीज़ है ना, कि अगर आप फ्रेश खा रहे हैं तो उससे बेस्ट तो कोई चीज़ है नहीं ना फिर। सही। लेकिन हमारी आपको पता है कि बिजी लाइफ है बहुत ज़्यादा, ख़वातीन की भी और लोगों की भी, तो इसलिए फ्रोज़न उसमें ये है कि आप एक हफ्ते के लिए फ्रीज कर लें, दैट्स इट। ये नहीं कि आप महीना महीना बना के रख रहे हैं, ये बड़ा गलत है। इतना लंबा फ्रीज नहीं करना चाहिए, मतलब इतनी देर के लिए कि आप कर दें, पूरा महीना खाते रहें। एक हफ्ते के लिए बहुत इनफ है। और दूसरा मुझे बताइएगा क्या क्या ऐसा अच्छा बन सकता है जो कि हम रमज़ान से पहले की प्रेपरेशन में फ्रीज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छा, फ्रीज़ करने के लिए मैं एक चीज़ जो सब लोग बहुत ज़्यादा मोस्टली पीपल जो गलती करते हैं वो ये है कि जी वो कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन, ठीक है, फ्रोजन जैसे समोसे बना रहे हैं तो उसमें कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका समोसे और रोल में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है, उसमें से स्मेल आती है जी। तो और वो उनको समझ नहीं आता कि जी हमने तो सारा प्रोसेस ठीक किया है, सब कुछ ठीक किया है, लेकिन ये ख़राब क्यों हो रहा है, ख़राब क्यों हो ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि उसमें हम अनियन भी नहीं डाल सकते। अगर आपने अनियन भी डालनी है तो आप अनियन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अनियन को नहीं डालें क्योंकि वो पानी छोड़ती है। अच्छा, तो, हाँ जी, तो इस वजह से ना आपने अनियन डालनी है। अगर आप किसी भी चीज़ को फ्रीज कर रहे हैं तो ना आपने अनियन डालनी है, ना आपने उसके अंदर कैप्सिकम डालनी है, ना आपने स्प्रिंग अनियन डालनी है। तीनों में से आपने मेरा ये ख्याल है कि आप चिकपीस जो होते हैं ना या फिर छोले जो होते हैं उनको उबाल के आप फ्रीज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा कुछ लोग तो ये फ्रूट्स को भी फ्रीज करते हैं शेक्स के लिए, उसका पल्प बना के आप प्यूरी बना के आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, आइस क्यूब्स की शक्ल में आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं वो सही रहता, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है फिर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के लिए भी हम रोल्स या समोसे बना के फ्रीज कर रहे हैं तो उसमें हम प्याज ना डालें? प्याज ना डालें और आपने अनियन पाउडर यूज़ कर लें, आप डायरेक्टली उसमें प्याज ना डालें, वो आपका ख़राब हो जाएगा, वो आपका 2 से 3 दिन में नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे मुझे एक बात और बताइएगा, मैंने बहुत सारे घरों में ये देखा है कि लोग ना जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट होती है वो 2-2 महीने चलाते हैं बना के, क्या वो ठीक होता है? जायका नहीं खराब हो जाता खाने का? बिल्कुल होता है, फ्रेश जिंजर गार्लिक का टेस्ट ही अलग होता है,
ठीक है। लेकिन हाँ, आप ये है 15 दिन के लिए आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ भी नहीं है, आप फ्रिज के अंदर उसको रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन फ्रेश अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। कटिंग से और इन चीज़ों से अगर मैं चॉप डाल रही हूँ तो डिफरेंट फ्लेवर आएगा, ठीक है। अगर मैं उसको पीस के डाल रही हूँ तो उस चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर आएगा, बॉईल करके डाल रही हूँ तो डिफरेंट फ्लेवर आएगा। ये सब बातें आपको कुछ शेफ ही बता सकता है, ये नॉर्मल खवातीन को नॉर्मली इस तरह से नहीं भी पता होती। अच्छा, कुछ मैंने ये भी देखा कि आजकल जो खवातीन है, ज़ाहिर है वर्किंग लेडीज़ हैं, वो कुछ ना खाना खाने से वैसे ही कुछ अवॉइड करती हैं कि ना ही पकाना पड़े, कुछ पका पकाया मिल जाए या क्विक रेसिपीज़ हों तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी तो खैर चीज़ों ने इतनी एडवांस हो चुकी है, आपने देखा होगा मायदा कि अब तो एयर फ्रायर्स आ गए हैं। एयर फ्रायर्स आ गए और आई थिंक वो मुझे बेस्ट लगते हैं। अच्छा। एयर फ्रायर बहुत पसंद है मुझे। कोई हेल्थ उसके कोई ऐसी चीज़ें जो कि वो हेल्थ है, वाइज ना ठीक हो, बिल्कुल है, थोड़ा बहुत वो हेल्थ वाइज तो एक ड्रॉबैक्स हों, ड्रॉबैक्स होते हैं, साइड इफेक्ट हर चीज़ जो आपको इंस्टेंट कोई चीज़ रिजल्ट दे रही है उसके साइड इफेक्ट्स तो होते हैं फिर। सही बात है। तो लेकिन ये है कि जो डाइट कॉन्शियस, जैसे हम समोसे खा रहे हैं, ठीक है, समोसे बना रहे हैं इफ्तार में, तो हम डीप फ्राई नहीं करें, वो हम बहुत ही कम ऑयल के अंदर एयर फ्राई हो जाते हैं, तो आपको वो मज़ा भी मिल जाता है और टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये जा रही हूँ, जब तक ये कीमा हम लोगों का गल रहा है, हाँ तो आप इस रेसिपी के हवाले से बता दें इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाल रही हैं आप? अच्छा, ये एक बहुत ये दही बड़े हैं जनाब, बड़े 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 मुझे नजर आ रहे हैं। ये कराची में दही बड़े हो जाते हैं, लाहौर में दही भल्ले हो जाते हैं, ये एक ही चीज़ है। तो हम इसके अंदर ये दही बड़े, ये हम इसमें बूंदियाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो अच्छा, कुछ लोग दाल के बड़े भी बनाते हैं, कुछ लोग बेसन के बड़े भी बनाते हैं। ये किस चीज़ के हैं? ये दाल के हैं, ठीक है। ये माश कौन सी दाल के? ये जो हमारी येलो दाल होती है ना, मूंग की दाल होती है, ये मूंग की दाल के दही बड़े। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा चार्ट पर भी हम नाज़रीन को अपने इंग्रेडिएंट्स बता दें। चार्ट पे आप देख सकते हैं मायदा, आप साथ साथ बताती जाएं। अच्छा, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले दही, ठीक है। दही हम लेंगे, दही के साथ हम इसमें शुगर लेंगे, इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से हम फेंटेंगे। फेंटने के बाद हम इसके अंदर, अच्छा, क्रीम जो है ना, क्रीम इसका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे कराची में एक बहुत ही मशहूर बेकरी है जहाँ के दही बड़े बहुत मशहूर हैं, ठीक है, तो उसकी रेसिपी है ये, उसमें ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमें आइडिया हो जाता है। तो ये उसमें एक क्रीम जो है वो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जाता है। आप इसके अंदर शुगर के बजाय हनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें प्लांट बेस्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम क्रीम ना यूज़ करें और फिर टेस्ट वो नहीं आएगा, टेस्ट थोड़ा सा तो टेस्ट में फ़र्क आएगा ना उस चीज़ की वजह से। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हमसे करेंगे क्या? हम इसके अंदर दही डालेंगे, ठीक है। दही हम इसमें तकरीबन, और जो इसका मज़ा मिंट में दोबाला करना है ना, वो मैं देख के अंदाज़ा लगा सकती हूँ। अच्छा, इतनी कोई रिफ्रेशिंग चीज़ है ये मिंट, मेरा ख्याल है कि ये सैलड में भी होनी चाहिए, ये सालन में भी होनी चाहिए, ये इस तरह के दही बड़ों में भी होनी चाहिए, कि ख़ास तौर पे रमज़ान में, कि जब इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यास महसूस कर रहा होता है, कुछ रिफ्रेशिंग सा चाह रहा होता है, तो उसमें मिंट एक नेमत है। कुछ लोगों ने तो घरों में पौधे लगाए होते हैं और उससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। हमने भी अपने घर में लगाए हुए हैं और उसका बड़ा मज़ा आता है। ये हमने इसके अंदर शुगर डाली 3 टेबल स्पून जितनी, ठीक है। ये क्रीम इसके टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देगी। अच्छा, हमने इसमें तकरीबन हाफ कप जितनी हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। ज़बरदस्त, ठीक है। लेकिन इससे ये बहुत हैवी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हैवी हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं, आप अपनी चॉइस है, आप इसमें क्रीम ना डालें, आप इसमें शुगर भी माइनस कर सकते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, मुझे सैरिश थोड़ा सा आपका वो हेल्प चाहिए होगा, आप इसको थोड़ा सा करें, तब तक मैं कीमे को देख लूँ। जी, वो हमारा रेडी होने वाला है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये क्या टेक्सचर है इसका ना, क्रीमी सा, और बिल्कुल कस्टर्ड की फील आ रही है कि शायद मैं कस्टर्ड मिक्स करनी है। इससे ये जब तक इसके ग्रैन्यूल्स नहीं वो हो जाते, इसको और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है। कीमा हमारा ऑलमोस्ट नहीं, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। बस हम इसको, अब आप इसको सर्व करें, और मेरे ख्याल सब हम एक साथ करते हैं, सर्व हम एक साथ करेंगे और तब तक हम इसको फाइनल कर लेते हैं फिर। अच्छा, इसमें अभी आप कसूरी मेथी एंड में डालेंगे? कसूरी मेथी हम इस पॉइंट पे डालेंगे इधर, और हरी मिर्चें? हरी मिर्च हम गार्निशिंग में डालेंगे। ज़बरदस्त। हमने अच्छा, वैसे कसूरी मेथी का भी जो एक वो अरोमा आता है ना, क्या बात है उसकी, और स्पेशली धनिया, धनिये से तो गेम ही चेंज हो जाती है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है किसी भी डिश को। धनिये से तो गेम ही चेंज हो जाता है, गेम ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल। धनिया इज अ गेम चेंजर, नो डाउट। ये अच्छा, आपने लेकिन इसमें अदरक नहीं डाली, वो जो काट के ऊपर से डालते हैं, वो कह रहे हैं
खैर है, वो आपकी अपनी चॉइस। चलें जी, कोई बात नहीं, वो शश का हम खुद कर लेंगे। शश का आपकी अपनी चॉइस है। ये हमारा रेडी अच्छा, है, इसको हमने चलिए, थोड़ा सा रखा है। अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। जी, ठीक आ है? जाइए। बहुत सिंपल है, हमने इसको थोड़ा सा इतना हमने इसको करना है कि जो शुगर के अच्छा, कुछ लोगों ने ग्रैन्यूल्स विस्क करने के लिए ना वो रखा होता है, और वो मेरा विस्कर ख्याल है होता मुझे है। भी याद आ रहा है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। वो ज़रूरी होता है। और उसके अलावा आप इसके अंदर पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो। बेहतरीन। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये। ठीक है। और जब इसमें पापड़ी डालते हैं ना हम, पापड़ी ये जो क्रंच होता है ना पापड़ी का, ये तो फिर बस 4 चांद लगा देता है। वो ये दही बड़ों में गेम चेंजर पापड़ी है। इनकम्प्लीट है दही बड़े पापड़ी के बगैर, चाट और दही बड़े। अच्छा, मैं ये कब से सोच रही हूँ कि ये क्या चीज़ आपने फोल्ड करके रखी हुई है। ये है इमली की चटनी जो कि हम इसके ऊपर ओह, अच्छा, मैं एक छोटा सा मैं भी टिप देती हूँ। हाँ जी। जो लोग दही बड़े खाते हैं, नमकीन भी और मीठे भी, अगर वो उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डाल के खाएंगे ना, तो उसका मज़ा इमली की चटनी के साथ ऐसा बेहतरीन आपको आएगा कि मैं बता नहीं सकती। इन्होंने तो चाट मसाला डाला है, आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आप कीजिएगा। लाजमी ट्राई करूँगी। और आप कोशिश कीजिएगा फीके दही बड़ों पे कीजिएगा। ओके, ठीक है। दही उसमें बड़े ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मतलब आई मीन टू से नमकीन दही बड़े, हाँ, मतलब मीठे ना हो। सही है। इसमें हम चले पापड़ी जी, ऐड हमारी करेंगे। ये रेसिपी भी रेडी हो गई है। ये रेसिपी हमारी रेडी है। बहुत ही जल्दी वाली रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं यही कहूँगी, ख़वातीनों उठो, कमर बांधो। दोनों डिशेस बता दी हैं, अपने अपने किचन में जाएं, अपने 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 पहने और जनाब शुरू हो जाएं। और आप ये देखें कि हम दोनों ने आधे घंटे में सब रेडी कर लिया है, तो आप तो घर में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि टाइम की तो वैसे ही कोई कमी आपके पास नहीं होगी, तो लिहाजा ये देखें आप किस तरह से दही बड़ों के ऊपर ये इमली की चटनी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अभी ये हमारी जो, अच्छा, आपने इसमें ये मिंट का यूज़ अभी नहीं किया, ऊपर से आएगा, डालेंगे इसमें, गार्निश करेंगे हम मिंट को। ठीक है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप पास हो गए। थैंक यू। चलें जी, बेहतरीन। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम लोग फटाफट इस कीमे को भी हम इस मीट को सर्व करेंगे जल्दी से। हम इस प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। चलें, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर। थैंक यू। ये देखिए जनाब, ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ चलाना किचन में नहीं आता, हम भी काम करते हैं भाई, और बड़े शौक से करते हैं। ये लीजिए, वो लोग जो डाइट कॉन्शियस हैं, वज़न चाहते हैं कि ना बढ़े और रमज़ान में वो मज़ीद अपने आप को पतला करने के बाद ईद पर दिलकश और हसीन नज़र आए, तो इन रेसिपीज़ को ट्राई करें। दही बड़े छोड़ दें, ये खा लीजिएगा। दही बड़े किसी और के लिए जो वज़न बढ़ाना चाहता है। चले जी, आप इस वक्त मैं चाहूँगी कैमरामैन जल्दी से आप ही दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं दिखा दें, इनकी शक्ल क्या है, और आप लाजमी तौर पर इसको ट्राई कीजिएगा और होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए, वापस चलते हैं मुदस्सर के पास। जी, वेलकम बैक नाजरीन। बोल के जायके से मैं अब वापस अपने दुनिया बोल है कि सेट पर आ चुकी हूँ। मुदस्सिर इस वक्त ब्लू कलर के सोफ़ा पर बड़े प्यारे से ड्रेस के साथ बिल्कुल फिट टिप किट में बैठे हुए, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो है वो वो हमें पाकिस्तान सुपर लीग के लोग नज़र आ रहे हैं। तो हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेते हैं। सीजन 9 में अंजुमन बाह में 27 खत्म करके। जी बिल्कुल, डू एंड डाई का मरहला आन पहुंचा है। नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी फाइनल के लिए क्वालिफायर बनने के लिए कल हतमी मुकाबला करेंगे। मुल्तान सुल्तान ने कल आखिरी लीग मैच में कोयटा ग्लैडिएटर को 79 रन से शिकस्त दे दी थी। और आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ फवाद खान मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फवाद आपके वक्त का। ये अब डू एंड डाई का मामला तो शुरू हो गया है, लेकिन फवाद साहब इसमें अब चांस पेशावर ज़ल्मी के पास भी और मुल्तान सुल्तान के पास भी बहरहाल होगा। लेकिन जो टीमों की फॉर्मेशन होके आई है 4, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई फाइनल खेलने वाली कौन सी टीम हो जो डिजर्व करती हैं? 2 टीमों ने जाना है जनाब टॉप में, और अब वो कौन सी टीम होंगी। और वैसे मेरी तो इस इवेंट के दौरान मुल्तान सुल्तान बड़ी फेवरेट टीम रही है। फवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फवाद साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने वाले हैं आप आगे इंशाल्लाह फाइनल में? ओवरऑल जैसे आपने बात की मुल्तान सुल्तान ही फेवरेट नजर आ रहा है, और कल का मैच भी जिस तरह से वो जीते हैं, साथ क्वालिफायर होने जा रहा है कल। और उसमें थोड़ा सा पेशावर के साथ एक खबर आ रही है कि शायद नवीन उल हक जो है वो टीम के लिए को अवेलेबल नहीं होंगे, शायद उन्हें छोड़ना पड़ रहा है किसी ज़ाती वजूहात की वजह से। तो वो एक बहुत बड़ा झटका पेशावर के लिए होगा।
ओवरऑल मुल्तान फेवरेट नजर आ रहा है, लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो पेशावर और मुल्तान ही दो ऐसी टीमें हैं जो लगता है शायद फाइनल भी खेलें, लेकिन अभी तो बहुत जल्दी होगी ये बात कहना। मुल्तान फेवरेट है। अच्छा, वैसे फेवरेट तो थी, लेकिन दरमियान में मुल्तान की परफॉर्मेंस कुछ खराब रही है। एग्जैक्टली। और फवाद साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह से कम बैक करने की भी कोशिश की है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कहा जाता है कि पूरी मुकम्मल टीम बहरहाल है। मुल्तान सुल्तान को अगर वो किसी को हरा सकती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। तो आप समझते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी चांसेस बेहतर हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत भरपूर टीम है और अगर आप ऑन पेपर देखें तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो इनकंसिस्टेंसी है और जो सरप्राइजेस दिए हैं उसने थ्रू आउट PSL, उसकी वजह से आप उन्हें फेवरेट नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, वो टीम एक ऐसी टीम है कि जो किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी कौन सी टीम जीतेगी, तो हम ओवरऑल टूर्नामेंट में जिस टीम की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है, जिसने कंसिस्टेंटली सबसे अच्छी क्रिकेट खेली है और पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी, मुल्तान में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, तो वो मुल्तान। फवाद साहब, क्या वजह मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस की और पूरी टीम में परफॉर्म किया, वजह क्या लगी है कि वो बेहतर परफॉर्म करे? हालांकि खिलाड़ी तो सब जगह बड़े बड़े थे। देखिए, एक तो इनिशियली जिस तरह से टीम को ड्राफ्ट में सिलेक्ट किया गया उसका क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को, कोच को जाता है, और साथ साथ रिजवान ने जिस तरह से कप्तानी की और टीम को साथ लेके चले हैं, तो उन्होंने सही तरीके से एक तो फ्रंट से लीड किया है, रन्स भी किए हैं और साथ साथ अपने प्लेयर्स को सही तरह से इस्तेमाल किया है। सही। अच्छा फवाद साहब, एक छोटी सी बात मैं भी पूछूंगी। एक तो शाहीन पर काफ़ी इस इवेंट में तनकीद भी हुई है, क्योंकि जाहिर है वो कैप्टन भी है वैसे भी नेशनल टीम के, और उन पर उस तरह से तनकीद होना और उनके लिए सारे इवेंट को टेस्ट केस की तरह पेश करना, एक तो इस पर मैं आपका व्यूज़ चाहूँगी। और दूसरा, पिक ऑफ द बंच, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी निकल कर सामने आए हैं जो कि आगे नेशनल लेवल पर खेल सकते हैं मुल्क के लिए, उनके हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, पहले शाहीन पे बात हो जाए। शाहीन का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी टीम ने अच्छा नहीं किया, उनकी कप्तानी में भी बहुत सारे सवाल उठे। बट मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की आपने कप्तानी एक सीरीज के पहले उन्हें दी है, न्यूजीलैंड की सीरीज और फिर वर्ल्ड कप है, तो अब एक मुश्किल डिसीजन है कि आप उन्हें कंटिन्यू करते हैं या हटाते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो भी बोर्ड की मर्जी है, वो कर सकता है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप हटाते हैं तो बेहतर ये होगा। तो अब देखते हैं कि ये सूरत हाल कैसी बनती है। PSL चलता रहेगा। फवाद साहब, आपकी भी शामिल करते रहेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है उससे हम इजाज़त ले रहे हैं, और कल इंशाल्लाह फिर, आज दूसरा रोज़ा है और दूसरे रोजे में इस उम्मीद, इस दुआ तवक्को के साथ कि अपना ख्याल रखिएगा, रमजान हमें दुआ में याद रखिएगा, बहुत ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।